हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हमने क्रिया को यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्रिया और क्रिया के भेद के बारे में बताया। तो क्रिया क्या होता है? किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध करता है वो आपकी क्रिया कहलाती है। प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ पर मैंने कर्म के बारे में बताया और कर्म के आधार पर ही यहाँ पर आपके क्रिया के दो भेद आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपने कर्म क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बताया। कर्म क्या होता है कि किसी वाक्य में, देखिए वाक्य में आपका एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है। वाक्य आपके दो प्रकार से जो है कंप्लीट हो जाते हैं। किसी वाक्य में आपको बिना कर्म के वो वाक्य कंप्लीट दिखेगा, यानी वहां पर आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोई वाक्य ऐसा होगा जहां पर कर्म की आवश्यकता होगी, कर्म की वहां संभावना होगी। अगर आपको ना भी दिया हो लेकिन वहां कर्म की संभावना हो सकती है, तो ये आपका क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्म क्या होता है? जब आप क्रिया कर रहे हैं, किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है उसका प्रभाव कर्ता के अलावा जब किसी अन्य पर पड़े, जो वो अन्य है वो जो है आपका कर्म कहलाता है। कर्ता क्या होता है? किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आपने यहाँ पर क्या कहा, एक वाक्य में यहाँ लिख करके आपके सामने लिखूं कि राम फल खा या खाता है। सीधे राम फल खाता है। तो राम फल खाता है, इसमें राम आपका क्या है? कर्ता है। ये आपका कर्ता हो गया। ठीक है। खाता है ये आपकी क्रिया है। ठीक है। अब देखिए इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, यानी कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है। देखो काम करने वाले पर तो पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन यहाँ काम करने के अलावा, यानी कि जो कर्ता है, कर्ता के अलावा इस क्रिया का जो फल है वो आपका राम पर यानी कर्ता पर भी पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये आपका कर्ता आपका फल है। तो देखिए क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा इस फल पर भी पड़ रहा है, इसलिए ये आपका कर्म कहलाता है। ये आपका कर्म कहलाता है। सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर हम कहें यदि, तो राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, एक वाक्य ये है। अब यहाँ पर मारा जो शब्द है ये क्रिया है, क्योंकि ये काम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर, ठीक है। राम आपका कर्ता है, इसमें राम आपका कर्ता है। किसको मारा? रावण को मारा। अब इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता के अलावा रावण पर भी पड़ेगा, इसलिए रावण आपका क्या है? कर्म है। रावण आपका कर्म है। आई बात समझ में? तो ये कर्म है और कर्म के आधार पर ही यहाँ क्रिया के दो भेद हैं। पहला आपका सकर्मक, दूसरा आपका अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? इसकी डेफिनेशन आपने लिखी थी, परिभाषा लिखी थी कि वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती है। एक ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, यानी कि जहां आपको कर्म दिखे वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है, या कर्म होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है हमेशा उसमें कर्म हो, लेकिन वहां पर संभावना भी हो सकती है। तो कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, तो कर्ता तो आपका राम है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। नोट डाउन कीजिएगा, उसे आप सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो राम यहाँ पर आपका क्या है? राम आपका यहाँ पर करता है, क्योंकि राम काम करने वाला है। खाता है ये क्रिया है, ये आपकी क्रिया हो गई। राम आपका यहाँ कर्ता हो गया, ये कर्ता है। ठीक है। और आम, क्योंकि खाने का प्रभाव आम पर पड़ा है, तो यहाँ पर आम आपका कर्म है। आम यहाँ आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है। इसमें खाना क्रिया के साथ आम कर्म है, यहाँ पर खाना क्रिया के साथ आपको आम क्या दिख रहा है? कर्म दिख रहा है। मोहन पढ़ता है। अब इसमें देखिए मोहन पढ़ता है, हमने क्या कहा? या तो
वाक्य में आपको कर्म दिया होगा लेकिन या तो संभावना होगी। दो चीजें हमने कहा कि संभावना होती है। संभावना यानी जैसे मोहन पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनी है। अब राम क्या पढ़ता है, ये भी तो संभावना है कि इसमें कर्म होगा, तो ये भी आपकी सकर्मक, क्या, क्योंकि यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है। राम पढ़ता है लेकिन क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक कर्म की आवश्यकता है, इसलिए ये आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वह वाक्य जिसमें आपको क्या मिले, कर्म मिले, वहां सकर्मक कहलाती है। या तो कर्म होगा या होने की संभावना होगी, तो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। और इसके उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, राम आम खाता है, ये आपका सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर आम आपका क्या है, कर्म है। साथ में मोहन पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना है। चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा अकर्मक क्रिया क्या होती, वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो, बिना कर्म के भी आपका वाक्य कंप्लीट हो रहा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है, इस वाक्य में देखिए ये आपका राम हंसता है, ये वाक्य भी कंप्लीट है और यहाँ पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं है। राम हंस रहा है तो किसी तीसरे की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, अकर्मक, क्योंकि यहाँ कर्म की आवश्यकता ही नहीं है और ना ही संभावना है, इसमें कोई संभावना नहीं है कि इसमें कर्म होगा, इसलिए ये आपका अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कर्म का अभाव है तथा क्रिया का फल राम कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसमें सीधे सीधे प्रभाव किस पर पड़ेगा, सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है, अब क्रिया को पहचानने का यहाँ कुछ नियम, आप क्रिया को कैसे पहचानेंगे कि आपको पूछा जाता है कि निम्न वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो अब आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको करना क्या है, क्रिया की पहचान के लिए क्या और किसको, तो प्रश्नों को आपने पूछना है। दो तरह के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कौन हंसता है, देखो क्या जो है किसके लिए नहीं, ये किसी सजीव वस्तु के लिए, कौन हंसता है, ये इसका प्रश्न का उत्तर राम आपको मिलेगा। ये क्या नहीं आएगा क्योंकि ये सजीव है, किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्या, यहाँ राम सजीव है, राम जो है एक प्राणी है, प्राणियों के लिए आप क्या क्या प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखो किसको, है ना, तो जब आपको इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाए क्या और किसको, तो उस समय आप कहेंगे, अगर उसमें उसको उत्तर आपको मिले तो वो सकर्मक होगी, उत्तर ना मिले तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। बस सिंपल सा आपको क्या और किसको प्रश्न करना है तो आपको सीधे उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, और अगर उत्तर ना मिले तो समझना ना कि वो आपकी कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। चलिए, अब नेक्स्ट है, अब यहाँ जैसे देखिए राम सेब खाता है, अब आप प्रश्न कैसे करेंगे, वाक्य क्या है, राम सेब खाता है, तो इस वाक्य में प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, क्या खाता है राम, राम सेब खाता है, तो ये सेब आपका क्या है, ये आपका कर्म है, यानी यहाँ पर खाना जो है, क्यों काम क्या हुआ है, खाने का काम हुआ है, ठीक है ना, काम हुआ है खाने का, तो खाना यहाँ आपका सकर्मक क्रिया होगी, तो खाना यहाँ आपका सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसे कि राम क्या खाता है, प्रश्न करा हमने किसको, राम सेब खाता है, इसी वाक्य के लिए हमने प्रश्न किया, तो राम क्या खा रहा है, राम सेब खा रहा है, इसलिए सेब आपका कर्म है और कर्म मिल गया तो वो आपका सकर्मक, तो खाना जो यहाँ पर आपका है वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है। साथ में दूसरा देखिए, सीता रोई है, इस वाक्य में प्रश्न करने पर सीता क्या रोई है, उत्तर कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ सीता रोई है, इसके लिए क्या, ठीक है, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हैं आपको, सीता क्या रोई है, क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है, ये गलत है, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। और सीता किसको रोई है, इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए सोना क्रिया आपका अकर्मक क्रिया है। और सीधे भी आप इसको पहचान सकते हैं, सीधे से सिंपल से आपने अगर समझ लिया है तो आप सीधे सीधे पहचान लेंगे कि यहाँ कर्ता का, क्रिया का जो प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर पड़े तो वो आपका अकर्मक, और अगर कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े तो वो आपका सकर्मक। यानी कि अगर आपको उत्तर मिलता है, कर्म मिलता है, कर्म अगर वाक्य में है या फिर
नहीं भी है, क्योंकि संभावना की हमने बात की है, नहीं भी है और आपको जो है वहां संभावना दिख रही है कि यहाँ पर कर्म होना चाहिए, तो वहां पर भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए इन दो को आप नोट कर सकते हैं कि राम सेब खाता है और सीता रोई। इन दोनों वाक्य में आपके पास आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा और इधर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। चलिए अब क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, ठीक है। साथ में दो भेद तो आपने पढ़ लिए, सकर्मक और अकर्मक। अब यहाँ पर आपकी क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, तो चलिए इसको भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ सहायक क्रिया, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो सहायक क्रिया क्या होती है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इसे देख ले। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, मैं आपको बार बार बता भी चुकी हूँ सहायक क्रिया क्या है। जैसे हमने कहा राम खाना खाता है या राम दौड़ रहा है, तो ये रहा है शब्द क्या है, ये सहायक क्रिया है, दौड़ने के साथ रहा है, ये सहायता कर रहा है उस क्रिया को पूरा करने में। तो अब यहाँ पर सहायक क्रिया आप हेडिंग डालेंगे, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ, जो आपकी मुख्य क्रिया है उसके साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, मैं बाजार जाता, मैं बाजार जाता। तो यहाँ जाना तो मुख्य क्रिया है, लेकिन है जो है ये आपकी सहायक क्रिया है। तो मैं बाजार जाता, ये जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है अर्थ, शब्द क्या कर रहा है, इस क्रिया को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बाजार जाता हूँ, तो ये हूँ शब्द, देखो जाना तो यहाँ मुख्य क्रिया हो गई है, ठीक है, हूँ जो है सहायक क्रिया है, क्योंकि ये इस वाक्य को कंप्लीट करती है, इस वाक्य को ये पूरा करती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया क्या करती है, मुख्य क्रिया को जो है मुख्य क्रिया के साथ जो है लगाई जाती है और ये वाक्य को क्या करती है, स्पष्ट करती है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर आप लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हेडिंग डालिएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे श्याम भोजन करके सो गया, अभी प्रेजेंट में श्याम कौन सा काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले श्याम ने क्या किया, भोजन किया। तो उसने क्या किया, पहले काम किया और फिर से वो सो गया, तो अब उस सोने से पहले उसने भोजन किया। ठीक है, तो ये भोजन करना वो पूर्वकालिक क्रिया आपकी कहलाती है। यहाँ भोजन करके ये पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की गई है। तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो जब आप क्या करते हैं, किसी वाक्य में आप देखते हैं हम क्या करते हैं, पहले हम एक काम को बताते हैं कि पहले मैं स्कूल गया, फिर मैंने घर आकर के ये काम किया। तो पहले आपने काम किया और फिर दूसरा काम किया, तो ये आपकी जो पहले काम आपने किया और उसके बाद आपका दूसरा काम हो रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया उससे पहली वाली क्रिया जो आपने पहले की, तो यहाँ आपका ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस क्रिया के, वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को या एक काम को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। एक काम को समाप्त करके दूसरे काम को प्रारंभ करना, ये आपकी क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, जो काम आपने पहले किया वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम ने पहले भोजन किया, तो वहां भोजन करके ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, और दूसरा काम यहाँ सो जाना हो गया, ये संपन्न की गई है। तो दो क्रियाएं, सहायक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये आपने लिखा और इसको समझा है, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए थर्ड है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक,
थर्ड आप हेडिंग डालिएगा नाम बोधक क्रिया। अब ये नाम बोधक क्रिया क्या है? वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है। कुछ क्रियाएं संज्ञा और विशेषण में जुड़ करके बनती हैं, उन्हें हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, नाम बोधक क्रिया में संज्ञा और क्रिया, क्या कहा हमने, जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है। अब कौन कौन सी वो शब्द हैं उनको देख लीजिएगा। चलिए तो लिख लेंगे पहले नाम बोधक क्रिया, वो क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है। जैसे लाठी मारना, ठीक है, तो नाम बोधक क्रिया क्या हो जाएगा, लाठी मारता। ठीक है, पानी खोलना, पानी खोलना, यहाँ तो डैश करके जोड़ा है इन दोनों को। ठीक है, तो ये क्रिया हो रही है नाम बोधक। ऐसे विशेषण के साथ जोड़ेंगे तो विशेषण आपके पास दुखी धन होना, तो दुखी होना ये भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, और एक और क्रिया यहाँ पर है अनेकार्थक क्रियाएं। तो वैसी क्रियाएं जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में हो वे अनेकार्थक क्रियाएं कहलाती। जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं? वह भात खाता है, वह मार खाता है, राम दूसरों की कमाई खाता है। तो देखिए यहाँ पर अनेक अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर क्या है, पहला आपके पास कि खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे वह भात खाता है, तो यहाँ खाने से है, ठीक है ना, तो खाता है। वह मार खाता है, सबसे पहले तो उसने भोजन किया, अब वो मार खा रहा है। वह दूसरों की कमाई खाता है। ठीक है, लोहे को जंग खाती है, तो लोहे को जंग खाती है। वह घूस खाता है, तो देखिए खाने का मतलब यहाँ मार खाने से भी हो गया है। खाने का यहाँ जो अर्थ है वो दूसरों की कमाई खाने से भी है। जो है लोहे को जंग खाती है, तो ये भी यहाँ पर लगना या खाती है या उसमें जो है वो क्रिया करती है, तो इसे भी आप क्या कह सकते हैं, खाती है। वह घूस खाता है, तो ये सभी क्रियाएं जो हैं देखिए है एक ही चीजें, लेकिन अनेक अर्थ इसके निकल रहे हैं। तो अनेकार्थक क्रियाएं, तो वह क्रियाएं जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है वे अनेकार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो सब आपको जो है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आपको यहाँ पर जो टॉपिक थे, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पर आपके पास सकर्मक और अकर्मक क्रिया और क्रिया है। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट आपका हो जाता है क्रिया और क्रिया के भेद। तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें सीखी, आपने क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद, ये दो चीजें, और 2 नंबर में ही आपको ये आती भी है। क्रिया के भेद बहुत इजी है, इसमें आपको 2 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। तो क्रिया के 2 भेद यहाँ पर पहले कौन कौन से हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और यहीं पर ये आपका कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है, और अब आपको होमवर्क क्या करना है, आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के 10-10 उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, और ये उदाहरण आप खुद से बनाएंगे, आपको कहीं से हिंट नहीं लेनी है। आप समझ गए सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो 10-10 उदाहरण आप लिखेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के। ठीक है, तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया है क्रिया और क्रिया के भेद। इसमें आपने सकर्मक, अकर्मक और साथ में इसके उदाहरण और कुछ अन्य क्रियाएं भी हमने यहाँ पर पढ़ी, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आप अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।